अब देखो रेशियो एंड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। अगर हम रेशियो की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एक फॉर्म देखेंगे ना, तो ये इस फॉर्म में होता है, हम बोलते हैं A:B या फिर A:B। तो जब भी आपके पास ये वाला साइन कहीं पे भी आएगा तो इसको क्या बोला जाता है, रेशियो। ठीक है, या फिर इसी रेशियो को और एक नाम दिया जाता है, इसको हम डिवाइड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूँगा A:B तो इसको मैं लिख सकता हूँ A/B। एक ही बात है, चाहे आप A:B बोलो चाहे आप A/B बोलो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों आपके लिए सही है। ठीक है, उसके बाद अगर प्रपोर्शन की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी बोलूँगा फॉर एग्जाम्पल A/B बराबर है C/D। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि A/B, अभी मैंने बोला A/B क्या होता है, A:B। उसके बाद C/D भी तो आएगा C:D, है ना। अब बचा क्या आपका इक्वलिटी का साइन, और इस इक्वलिटी साइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रपोर्शन से, और उस प्रपोर्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रपोर्शन, यहाँ पे प्रपोर्शन इस तरीके से लिखा जाता है और रेशो को इस तरीके से लिखा जाता है। और इस रेशो को हम बोलेंगे, या तो ये इसको बोला जाएगा प्रपोर्शन, या फिर हम इसी का नाम देते हैं, ये इक्वलिटी का साइन भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कहीं पे भी A:B फिर प्रपोर्शन C:D, तो आप समझ लेना ये A/B = C/D है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है रेशो और प्रपोर्शन की। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी आपसे बोलूँगा कि मुझे इसका आंसर दो आप रेशो में, फॉर एग्जांपल 3:1/2, 3:1/2, तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये प्रॉपर रेशियो है या नहीं है। आप बोलोगे नहीं है सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/2 आया तो मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, आपको पता है ये जो इस है इसका मतलब क्या है, डिवाइड है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/1/2, है ना। और जब आप डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करोगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा 3 × 2/1। 1/2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, और ये बन जाएगा 2/1। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 6:1। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये प्रॉपर रेशो नहीं है, प्रॉपर रेशो कौन सा, ये वाला। हाँ, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 3 × 2 होता है 6, और यहाँ पे अपना 1 है तो 3:1। तो लिखने का तरीका सही होना चाहिए रेशो में, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन प्रॉपर रेशो, या फिर आपको बोला जाएगा कि इसको रेशो में, एग्जैक्ट रेशो में लिखो। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि 3 रेशो अगर आपके पास यहाँ पे डिवाइड में है, डेसिमल्स में है, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं बोलूँगा आपको 3:2.5, तो क्या ये प्रॉपर रेशो है, आप बोलोगे नहीं। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3:2 डिवाइडेड बाई, ये टोटल है 2.5, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5/2? बिल्कुल लिख सकता हूँ, एक ही बात है। 2.5 या 5/2 एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करना है मुझे, 3 × 2 क्या होगा, 6:5। अब ये प्रॉपर रेशो बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर रेशो को हम किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ना तो यहाँ पे डिवाइड आना चाहिए, ना तो आपके पास डेसिमल्स में रेशो मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली क्या किया, 3 × 2 6, और अपना क्या है 5। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, 3:5 डिवाइडेड बाई 2 था ना। आप क्या काम करते, डिवाइड है यहाँ पे 3/5/2, तो इसको अगर इस डिवाइड को अगर मल्टीपल में कन्वर्ट करना है तो 3 × ये 2 ऊपर जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो ये फिर से क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6/5। यही आपका क्या बन जाएगा, 6:5। यहाँ भी आपको 6:5 मिला, और यहाँ पे भी आपको क्या मिला, 6:5। तो पहले हमने ये सीखा इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, प्रपोर्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रेशो को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशो का मतलब डिवाइड, और प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अच्छा उसके बाद मैंने ये आपको सिखाया कि आपको प्रॉपर रेशो लिखना है, ना आपके रेशो में डिवाइड होना चाहिए,
ना तो आपके रेशो में डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे अभी बोलूँगा कि मुझे बताओ फॉर एग्जांपल 3 kg रेशो 5 लीटर, तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या ये सही रेशो है या गलत रेशो है, तो आप क्या बोलोगे? ये बिल्कुल गलत रेशो है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है यूनिट क्या है, डिफरेंट है। और रेशो में क्या होना चाहिए? रेशो में यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। रेशो में क्या होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? ताकि वो आपस में कैंसल आउट हो जाए और आपको एग्जैक्ट रेशो, क्योंकि एक्चुअली रेशो जो होता है वो यूनिट लेस होता है। ठीक है, एक्चुअली जो रेशो होता है ये यूनिट लेस होता है। और ये यूनिट लेस किस तरीके से बन जाएगा? जब दोनों यूनिट्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। लेकिन ये तो आप लीटर और केजी आपस में कैंसल आउट नहीं हो जाएगा, तो ये प्रॉपर रेशो नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे अभी बोलूँगा कि 3 kg रेशो फॉर एग्जांपल रेशो 1 ग्राम, क्या ये सही रेशो है या गलत? आप बोलोगे सर बिल्कुल रेशो तो सही है। क्यों? क्योंकि हम केजी को कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में, और ग्राम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? केजी में। अगर आपको ग्राम में ही आंसर चाहिए तो आप करोगे 3 × 1000 ग्राम रेशो 1 ग्राम, है ना। ग्राम और ग्राम आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या मिला? 3000 रेशो 1। और यहाँ पे ये यूनिट लेस बन गया, इसीलिए मैंने लिखवाया क्या? रेशो आपका क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट यही याद रखना, रेशो आपका क्या होता है? यूनिट लेस होता है। ठीक है, क्यों यूनिट लेस होता है? क्योंकि ये यूनिट्स आपस में क्या होने चाहिए? कैंसल आउट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन है। ठीक है, और अगर डिफरेंट यूनिट्स है तो वो प्रॉपर रेशो नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपने ये सीखा। दूसरा पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर आपके एग्जाम में ये आ जाएगा, सॉल्व द फॉलोइंग रेशो। अगर फॉर एग्जांपल 6:4 आ जाएगा, आप मुझे बताओ क्या ये रेशो सही है या गलत? आप बताओगे सर ये तो इस तरीके से लिखने में भी सही है, यहाँ तो डेसिमल भी नहीं है, यहाँ डिवाइड भी नहीं है, ना तो यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, लेकिन रेशो में क्या है कि रेशो में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो कॉमन फैक्टर। यहाँ पे दूसरा पॉइंट, नो कॉमन फैक्टर, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब देखो 6 और 4 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, क्योंकि दोनों किससे कट जाएंगे? 2 से। तो ये आ जाएगा 6/4, ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो फाइनल आंसर क्या मिला? 3/2। तो रेशो में किस तरीके से लिखोगे? 3:2। तो फाइनल रेशो क्या है? 3:2, ना कि 6:4। आपके ऑप्शंस में दोनों होते हैं, लेकिन अब देखो अगर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आंसर 6:4 आ जाएगा, लेकिन आपके ऑप्शंस में 6:4 भी होगा, 3:2 भी होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3:2, क्योंकि रेशो की प्रॉपर्टी क्या है? इसका कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 3:2 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास और एक एग्जांपल है 15:25, क्या ये सही रेशो है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो 5 है, ये जाएगा 5 × 5 = 25, ये जाएगा 5 × 3 = 15। तो 3:5 क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। और तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट रेशो यूनिटलेस होता है, दूसरा पॉइंट इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, और तीसरा पॉइंट, ये जो तीसरा पॉइंट है ना, इसको आपको ध्यान से समझना है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास देखो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 15, क्या है मेरे पास? 15 है, कोई नंबर है मेरे पास 15, या मेरे हाथ में 15 रुपए है। ठीक है, मैंने अथस मन फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में कितना है? 15 रुपीज़। ठीक है, अब देखो 15 रुपीज़ है आपके हाथ में, और आपको इसको डिवाइड करना है। क्या करना है काम? इसको डिवाइड करना है। और इसमें जो तीसरा पार्ट है, इसमें जो
तीसरा पार्ट है थर्ड पार्ट ऑफ 15 रुपीज़ आपको एक भाई को देना है या फिर एक पर्सन को देना है, और दूसरा पार्ट आपको दूसरे पर्सन को देना है या फिर दूसरे भाई को देना है या दूसरी बहन को देना है, जिसको भी देना है। लेकिन 15 में से जो तीसरा हिस्सा बनेगा 15 का, वो आपको एक पर्सन को देना है, जो इसका दूसरा पार्ट बन जाएगा वो आपको दूसरे पर्सन को देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में है 100 रुपया, आपके हाथ में है 100 रुपीज़, और आपका फादर या आपकी मदर बोल क्या रही है कि ये 100 रुपीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट करो। लेकिन आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो छोटा भाई है इसको 100 रुपीज़ का 20th पार्ट देना है, 20 रुपीज़ नहीं देना है, इसको 20th पार्ट देना है। जो दूसरा पर्सन है उसको 25th पार्ट ऑफ 100 देना है। आपको 25 रुपीज़ नहीं बोला गया, आपको बोला गया हिस्सा। ठीक है, तो यही जहन में रखना। इसी तरीके से आपको आपके हाथ में है 15 रुपीज़ और आपको बोला गया है कि थर्ड पार्ट ऑफ 15 रुपीज़ आप एक पर्सन को दे दो, सेकंड पार्ट ऑफ 15 रुपीज़ आप दूसरे पर्सन को दे दो। ठीक है, तो आपने चलो ठीक है, इसका तीसरा हिस्सा एक को दिया, दूसरा हिस्सा दूसरे बंदे को दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँगा कि आप वापस इसको कलेक्ट करो, अगर आप वापस कलेक्ट करो तो इसका सम आपने इससे भी वापस कलेक्ट किया, इस पर्सन से भी वापस कलेक्ट किया, तो टोटल आपने वापस कितना कलेक्ट किया? जितना आपने दिया था। आपने 15 दिया था, कलेक्ट भी 15 किया। लेकिन क्या आप बोल सकते हो जो आपने इसको तीसरा हिस्सा दिया था, ये आपने फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्ट ऑफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे? ये है 15। इसी तरीके से सेकंड पार्ट क्या है? 15 है। जब आपने ये सेकंड पार्ट ऑफ एक्स, जब आपने दोनों से वापस लिया, जब आपने दोनों से वापस लिया, इसका तीसरा हिस्सा थर्ड पार्ट वापस लिया, उससे दूसरा पार्ट वापस लिया, तो टोटल आपके हाथ में कितना आया? 5x। और आप अगर रुपीज़ की बात करेंगे तो ये आपके हाथ में कितना है? 15 रुपीज़। कितना है? 15। मुझे कुछ और समझाना है, रेशो का मतलब क्या होता है। ये एक हिस्सा होता है, ठीक है, क्योंकि ये हम आगे बहुत मतलब यूज़ करेंगे कि x या फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर उसी को बराबर लेंगे इसके। ठीक है, तो इसको समझो आप अच्छे से। तो आपके हाथ में 5x आया, लेकिन ये 5 कहाँ से आया? रेशो से। लेकिन एक्चुअली में आपके हाथ में कितना है? 50 रुपीज़। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया? 15 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आया 3 रुपीज़। ठीक है, ये कितना आया? ये आपका आया 3 रुपीज़। ठीक है, तो x का वैल्यू आया 3 रुपीज़। तो इसका ये मतलब है कि आपने इस पर्सन को कितना दिया था? 3 इंटू 3 9 रुपीज़। आपने ए पर्सन को दिया था 9 रुपीज़, और इस पर्सन को कितना दिया था? 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है? 3, तो इसको दिया था कितना? 6 रुपीज़। अगर आप इन दोनों को आपस में प्लस करोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 15 के बराबर आ जाएगा। फिर से मैं रिपीट करूँगा, अच्छा कंसेप्ट है, अच्छे से समझो। अगर आपके हाथ में है 15 रुपये, आपने उसमें से तीसरा हिस्सा दिया एक पर्सन से ए पर्सन को और दूसरा हिस्सा दिया बी पर्सन को। ठीक है, जब आपने वापस कलेक्ट किया तो इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा? 5x के बराबर। लेकिन एक्चुअली में जितना आपने दिया था उतना ही आप वापस कलेक्ट कर रहे हो, तो वो कितना है? 50 रुपीज़। और 5x ही बराबर है 15, तो x का वैल्यू किसके बराबर आएगा? 15 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू आया 3 रुपीज़। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपने एक्चुअली में, देखो रेशियो में आपने तीसरा पार्ट दिया था, एक्चुअली में आपने 9 रुपीज़ दिया है। ठीक है, तो आपने कितना दिया इसको? रुपीज़ में 9, लेकिन रेशियो में थर्ड पार्ट दिया। तो रेशियो एक हिस्सा होता है, तो ये जो थर्ड पार्ट ऑफ x है ना, ये इसका एक हिस्सा है, तभी यहाँ पे 9 रुपीज़ मिला है ना। इसी तरीके से 2x यहाँ पे जो रेशियो है ये भी इसका एक हिस्सा है। तो रेशियो एक्चुअली में किसी का एक मल्टीपल होता है ना, यहाँ भी मल्टीपल आया 3, यहाँ भी मल्टीपल आया 3, और अपना है 3:2। तो रेशियो के साथ कुछ मल्टीपल होता है, फिर आपको वो नंबर मिलता है। तो ये आपको मुझे समझाना था कि रेशियो का मतलब क्या होता है। ठीक है, रेशियो फिर से याद रख लेना, ये उस नंबर का, या फिर ये, या मार्क्स की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे, एज की बात करेंगे, वेट की बात करेंगे, ये उसका एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसी पे हमें आज क्वेश्चंस करने हैं।
अब देखो नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अभी ये क्वेश्चन आ जाएगा, अब बिल्कुल अच्छे से समझना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास A/B बराबर है 3:5 है ना, उसके बाद B/C है बराबर 6:7 और आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, आपको किसका वैल्यू निकालना है, A/B/C। इसके दो मेथड से, एक तो शॉर्टकट है, दूसरा जो इसका अपना मेथड है जिससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, A/B/C का। ठीक है, अब देखो A/B का वैल्यू किसके बराबर है, 3:5। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि A का कन्फर्म रेशो किसके बराबर है, 3। अगर वेरी हो रहा है वो हो रहा है B, क्योंकि B यहाँ पे 5 है और B यहाँ पे 6 है। ठीक है, B/C बराबर है किसके, 6:7। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू अगर चेंज हो रहा है ना, अब देखो ध्यान से, B का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 6 है, तो एक नंबर के दो वैल्यूज नहीं हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे कुछ ऐसा मल्टीपल करो, यहाँ पे भी कुछ ऐसा मल्टीपल करो, ताकि आपका B का भी वैल्यू वही आ जाएगा और यहाँ पे भी B का वैल्यू वही आ जाएगा। देखो समझो बात को। उसके बाद इसका शॉर्टकट है, विद इन सेकंड्स आप आंसर निकालोगे। देखो ध्यान से, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मल्टीपल 6 करूँगा, ठीक है, तो दोनों के साथ मल्टीपल करना है, तो 6 3 जार 18 और 6 5 जार 30, तो फाइनल रेशियो क्या मिला, 18:30। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल 3 करूँगा तो फाइनल रेशियो क्या मिला मुझे, 6 × 3 18, 7 × 3 21, है ना। अब देखो ध्यान से, सॉरी मुझे यहाँ पे B का वैल्यू 5 है, सॉरी B का वैल्यू क्या है, 5 है, B का वैल्यू क्या है, 5 है। देखो मुझे B और यहाँ पे जो B है और यहाँ पे जो B है इनका वैल्यू सेम बनाना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 5 6 जार 30 और यहाँ पे मल्टीपल 5 करूँगा, यहाँ से भी 30 मिलेगा, तो मेरा आंसर दोनों जगह सेम आ जाएगा। देखो 3 × 6 क्या होता है, 18, रेशियो 5 × 6 क्या होगा, 30। चलो ठीक है, 6 5 जार 30, फिर रेशियो 5 × 7 35, है ना। अच्छा, अब ये आपको मिला A/B और ये मिला आपको B/C। आप ही मुझे बोलो A/B/C का फाइनल आंसर क्या मिला आपको, A/B/C। आप बोलोगे सर A का वैल्यू क्या है, 18, B का वैल्यू क्या है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, सेम वैल्यूज आपको B के लिए लाने थे, है ना। तो B का वैल्यू क्या है, 30 है। उसके बाद C का वैल्यू क्या है, 35। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, शॉर्टकट भी देखेंगे, लेकिन अभी आप समझो यहाँ पे। ठीक है, क्या कहाँ से कौन सा वैल्यू आ रहा है। अब देखो 18 30 35, क्या इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या काम करेंगे, 18 और 30 में से 2 को बाहर निकालेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे। आपको कॉमन रेशो देखना है कि जो तीनों से बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, लेकिन 2 यहाँ से नहीं निकलेगा क्योंकि ये 35 है। यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, लेकिन यहाँ से 3 नहीं निकलेगा। तो तीनों से कॉमन निकालना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे कॉमन इन तीनों में से। ठीक है, पहला पॉइंट। अब आएंगे शॉर्टकट पे, देखेंगे सेम टू सेम आंसर यही मिलेगा। A/B बराबर है 3:5, उसके बाद B/C बराबर है 6:7। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 3 को 6 के साथ मल्टीपल करो, 6 को 5 के साथ मल्टीपल करो और 5 को 7 के साथ मल्टीपल करो। देखो आंसर क्या आ जाएगा, ये बनेगा A/B/C का आंसर क्या बन जाएगा, 6 3 जार 18, 6 5 जार 30, 7 5 जार 35। देखो आंसर सेम मिला, इससे भी यही आंसर मिला, इससे भी यही आंसर मिला। अब बताओगे सर ये फिर करने का फायदा क्या है। यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली में ये वैल्यूज आते कहाँ से। ठीक है, तो इसको भी समझना जरूरी है, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको याद रख लेना। ठीक है, फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपको A/B/C रेशियो निकालना होगा, आप क्या काम करो, पहले इसको आपस में मल्टीपल करो, फिर इसको आपस में मल्टीपल करो,
फिर इसको आपस में मल्टीपल करो, 3 वैल्यूज आपको मिलेंगे। 3 इंटू 6 18, 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 7 35। और एग्जाम्पल्स इसी पे करेंगे 2-3। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है A/B बराबर है 8:4, उसके बाद B/C बराबर है 10:16, और आपको बोला गया है A/B/C निकालने के लिए। ठीक है, देखो बिल्कुल अच्छे से करना। ठीक है, सबसे पहले आपको A/B/C करना है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं करूंगा A/B/C। सबसे पहले 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 क्या होगा 80, चलो ठीक है। इस्ट 4 इंटू 10 क्या होगा 40, चलो ठीक है। उसके बाद 4 इंटू 16 क्या होगा 6 4 24, 4 1 5, 5 और 74 है ना। 16 इंटू 4 कितना होता है 74। फिर से एक बार चेक करेंगे, 6 4 जार 24, 2 कैरी, 4 1 जार 4, 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका आंसर ये मिला, लेकिन ये क्या सही है रेशो नहीं है। क्यों, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स निकल जाएंगे। और दूसरी बात, आपके ऑप्शंस में दोनों आंसर्स अवेलेबल होंगे। ये आंसर भी अवेलेबल होगा, जो फाइनल आंसर निकलेगा वो भी अवेलेबल होगा। तो आप किस पे टिक करोगे, जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेशो में कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो ये आ जाएगा 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचा 40, 20 और 32। देखो फिर से 2 बाहर निकलेगा, 2 20, 2 10, उसके बाद 2 16, फिर से 2 बाहर निकलेगा 10 5 8। बस यही इसका फाइनल आंसर है, 10:5:8। ठीक है, 2 को बाहर निकालना है आपको। 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 20 40, 2 10 जार 20, 2 16 जार 32। फिर 2 को बाहर निकालेंगे, 2 10 जार 20, 2 5 जार 10, 2 8 जार 16। तो फाइनल आंसर ये होगा। और आपके ऑप्शंस में ये भी अवेलेबल होगा, ये भी अवेलेबल होगा। वहाँ पे ध्यान से टिक करना इस वाले ऑप्शन को, क्यों, रेशो में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। आई होप कि ये वाला आपको समझ आया होगा, क्योंकि A/B/C तो इजी है निकालना। लेकिन अगर आपको मैं अभी इसमें ऐड करूंगा C/D, ठीक है, वो भी करेंगे 1-2 एग्जाम्पल्स। ये तो इजी है, फिर भी A/B/C ये इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। फिर से मैं लिख कर रखूंगा। अगर आपको A/B गिवन होगा और B/C भी गिवन होगा, तो A/B/C को निकालने के लिए आप क्या काम करोगे, A/B B/C, A को B के साथ मल्टीपल करो, B को B के साथ मल्टीपल करो, C के साथ मल्टीपल करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है A/B बराबर है 3:8, उसके बाद B/C है मेरे पास 7:4, उसके बाद C/D है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 1:2। और मुझे बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड आउट A/B/C/D, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, A/B/C/D। सेम मेथड यही है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको इसी तरीके से करना है। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं फोकस करूंगा A/B मेरे पास है 3:8, उसके बाद है B/C मेरे पास क्या है 7:4। सबसे पहले मैं ये निकालूंगा A/B/C। ठीक है, क्योंकि इसका मेथड मुझे पता है, मुझे क्या काम करना है, मुझे उल्टा n यहाँ पे बनाना है, तो आंसर निकल जाएगा। A/B/C का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 3 जार 21, 7 8 जार क्या होता है 56, उसके बाद 8 4 जार क्या होता है 32। ठीक है, चलो A/B/C निकल गया। अब मेरे पास और क्या है C/D यहाँ पे गिवन है, तो C/D क्या गिवन है 1:2, 1:2। बिल्कुल अच्छे से देख लेना पूरा किस तरीके से निकल कर आता है। देखो ये जो 1 है ना, इसको सबसे पहले इसके साथ मल्टीपल करो, मुझे निकालना है A/B/C/D। 1 को इसके साथ मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा 21 आया, एक नंबर A का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखेंगे B का वैल्यू। देखो 1:56 क्या होता है 56, चलो दूसरे का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद C का मुझे चाहिए, तो C 1:32 क्या होता है 32, चलो C का भी आंसर मिला, A भी आ गया, B भी आ गया, C भी। अब एक ही चाहिए, वो क्या है D।
अब देखो ये जो 2 बचा ना यहाँ पे, इसको इसके साथ मल्टीपल करो तो आंसर क्या आ जाएगा 64। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कॉमन रेशो, यहाँ से 2 निकल सकता था, यहाँ से भी, लेकिन 21 से 2 नहीं निकलेगा, तो इसीलिए इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। तो फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर कॉमन निकलेगा चारों में से तो ठीक है, अगर नहीं निकलेगा फिर आंसर, फाइनल आंसर यही हो जाएगा। तो इस पे और 2 एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास A:B बराबर है 5:3, B:C बराबर है 1:4, उसके बाद C:D बराबर है 7:2, आपको क्या निकालना है, A:B:C:D, इसको निकालना है। तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, यहीं पे देखो, अब आपको वो सारा कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले अगर आपको निकालना है A:B:C, तो यहाँ पे करो A:B:C के लिए ये दोनों ले लो, तो यहाँ पे इनका मल्टीपल करो तो 5 1 जार 5, 1 3 जार 3, उसके बाद 4 3 जार 12, आ गया आपके पास A:B:C। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, C:D, तो C:D इसके साथ क्या है 7:2, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा A:B:C:D। तो ये आएगा 7 5 जार 35, ठीक है, 7 3 जार 21, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 7 12 जार कितना होता है, 7 10 जार 70, या फिर 7 2 जार 14, 7 1 जार 7 और 8 84। उसके बाद अब एक ही बचा, वो है 2 के साथ 12 को करो मल्टीपल, तो ये आ जाएगा 24। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको दोनों समझ आए होंगे कि A:B:C किस तरीके से निकाला जाता है और A:B:C:D किस तरीके से निकाला जाता है। तो इनके लिए इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ कॉमन निकलता वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसी पे और क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू निकालो, आज हम थोड़ा बेसिक समझेंगे पूरा रेशियो एंड प्रपोर्शन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका रेशियो निकालो, इसका रेशियो निकालो, आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड आउट द रेशियो ऑफ A:B, A:B। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इक्वलिटी का साइन है ना। अब देखो ध्यान से, 2A बराबर है किसके, 3B, है ना। अगर मैं B को यहां ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, A/B इक्वल, है ना। उसके बाद अगर मैं 2 को, देखो ध्यान से, अगर मैं 2 को यहां ट्रांसफर करूंगा तो रेशियो क्या बन जाएगा, 3/2, क्या बन जाएगा, 3/2। तो ये डिवाइड में जाएगा, तो फाइनल रेशियो क्या मिला, A:B बराबर 3:2। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या काम करते हैं, वो डायरेक्टली लिखते हैं 2:3, वो बिल्कुल भी इसको सॉल्व नहीं करते। ठीक है, वो डायरेक्टली लिखते हैं 2:3 फाइनल आंसर करते हैं, और आपके ऑप्शन में वो भी अवेलेबल होता है। लेकिन इसको ध्यान से समझना है, आपके पास अगर ये बराबर है तो 2 को ये B यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो ये बन जाएगा A/B, और 2 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3/2। और डिवाइड का मतलब क्या होता है, रेशियो होता है। इक्वलिटी का साइन, प्रपोर्शन लिखो या ना लिखो एक ही बात है, 3:2। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली आंसर करते हैं इसमें 2:3, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आपके पास है 2/A इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 5C इक्वल टू 6D। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ A:B:C:D, इसका रेशियो निकालो। देखो पहले मैंने क्या किया काम, पहले मैंने बस 2 ही अल्फ़ाबेट्स को या फिर 2 ही रेशियोज को लिया, उसके बाद 3 को ले लो आप और 4 को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, 3 को भी आप ले सकते हो अगर आप यहीं पे चलो पहले 3 के लिए ही करेंगे। ठीक है,
उसके बाद 4 के लिए करेंगे। चलो निकालो इसका A रेशो B रेशो C। देखो ध्यान से, जब भी आपके पास ये सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, देखो ध्यान से, आप क्या काम करो, 2, 3 और 5 इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 3 जार 15, 15 इंटू 2 क्या होता है 30 है, ठीक है। और वो जो एलसीएम आया यहाँ पे मैं लिख कर भी रखूँगा ताकि आपको थोड़ा याद भी रहेगा। एलसीएम ऑफ 2, 3, 5 ये आएगा बराबर 30 के, है ना। और इस एलसीएम को डिवाइड करो हर एक जगह, तो 2/a बराबर 30 बराबर 3b डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 5c बराबर 30, ठीक है। उसके बाद देखो 2 1 जार 2 15 जार, 3 1 जार 3 10 जार, 5 1 जार 5 6 जार। तो फाइनल आंसर क्या मिला, a/15 बराबर b/10 और बराबर c/6, ठीक है। तो a रेशो b रेशो c किसके बराबर आया, 15 रेशो 10 रेशो 6। और यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो यही इसका फाइनल आंसर है। पहले मैंने 2 के लिए किया, फिर 3 के लिए किया, अब 4 के लिए करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। A रेशो B रेशो C अगर आपको इस तरीके से दिया जाएगा वहाँ पे और बोला जाएगा फाइंड आउट द रेशो ऑफ A:B:C, आप किस तरीके से सॉल्व करो। बिल्कुल भी ये देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करेंगे 2:3:5, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको वैसा कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे A:B:C:D, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5 टाइम्स c इक्वल टू 6 टाइम्स d, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ A:B:C:D, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं, ठीक है। फाइंड आउट द रेशो ऑफ A:B:C:D। अब देखो ध्यान से, मैं क्या काम करूंगा, 2, 3, 5 और 6 का एलसीएम लूंगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा फिर से 30, है ना, क्योंकि 2 और 3 यहाँ पे भी है, 2 और 3 यहाँ पे भी है, 2 इंटू 3 है ना 6, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो गया है। तो 2a डिवाइडेड बाई 30, आई होप कि एलसीएम आपको आता होगा। एलसीएम वो नंबर होता है जिसको ये तीनों चारों डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 3b/30 इक्वल टू 5c/30 इक्वल टू 6d/30। अब देखो 2 1 जार 2 15 जार, 3 1 जार 3 10 जार, 5 1 जार 5 6 जार, 6 1 जार 6 5 जार। तो फाइनल रेशियो क्या मिला, 5:10:6:5। तो ये आपका फाइनल आंसर मिला। पहले हमने किया 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। अगर अब आपके पास 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बस उनका एलसीएम लेना है, उनको डिवाइड में रखना है, लास्ट में जो भी आंसर मिलेगा वो उसका रेशो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में यह आ जाएगा 2/3 इक्वल टू 3b/4 इक्वल टू 4c डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, d डिवाइडेड बाई 2। और अगर आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द रेशियो ऑफ A:B:C:D, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया काम, सिंपली एलसीएम लिया और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, 1 था, जिसको हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन सेम है, लेकिन अब इसने क्या किया है काम, इसने हम डिनोमिनेटर में भी रखा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर वही मेथड करो अप्लाई, 2 3 4 का एलसीएम ले लो। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 3 जार 12, 2 इंटू 2 4 होता है, तो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 2a डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12 इक्वल टू 3b डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12 इक्वल टू 4c डिवाइडेड बाई 5 इंटू 12 इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। और ये जहन में रखना, ये मल्टीपल 2 क्या है, 12 क्या है, यह है एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और उसको डिवाइड में रखना है जिस तरीके से आपने यहाँ पे डिवाइड में 30 रखा था,
ठीक है। अब देखो 2 1 जार 2 6 जार, 3 1 जार 3 4 जार, 4 1 जार 4 3 जार, है ना। तो फाइनल आंसर क्या मिला, a डिवाइडेड बाई 6 3 जार 18 बराबर b डिवाइडेड बाई 4 4 जार 16 बराबर c डिवाइडेड बाई 5 3 जार 15 बराबर d डिवाइडेड बाई 24। तो फाइनल आंसर क्या मिला आपको, 18:16:15:24। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो मैंने ये रैशनल नंबर्स में भी दिखाया और मैंने इंटीजर्स में भी आपको दिखाया। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको अच्छे से देख लेना एक बार। हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर का एलसीएम लिया जाता है, वही डिनोमिनेटर में रखते हैं, ताकि वो कंप्लीटली इसको डिवाइड करे और आपके न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर खाली होना चाहिए अगर आपको रेशियो निकालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 75% ऑफ ए बराबर है 5/4 ऑफ ए, 5/4 ऑफ बी बराबर है 0.40 ऑफ सी, और आपसे क्या पूछा जाता है कि फाइंड आउट द रेशो ऑफ A:B:C। ठीक है, इसका रेशो आपको निकालना है। देखो ध्यान से देखो किस तरह आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर थोड़ा सा आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने नहीं पढ़ा है, अगर कहीं पे भी पढ़ा होगा तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। 75% पर मतलब होता है डिवाइड और सेंट मतलब होता है 100, तो परसेंट मतलब 70/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल और 5/4 मल्टीपल बी, उसके बाद 40/100 ऑफ सी। देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन बना, 75A डिवाइडेड बाई 100, या फिर पहले यहाँ पे कैंसल आउट करेंगे कुछ, ये जाएगा 25 इंटू 3, ये जाएगा 25 इंटू 4, ये 0 कैंसल आउट, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। तो फाइनल क्या मिला, 3A डिवाइडेड बाई 4, 5B डिवाइडेड बाई 4, 2C डिवाइडेड बाई 5। देखो ध्यान से, जो यहाँ पे आपने अभी क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वही फिर से क्वेश्चन बन गया। और यहाँ पे आप क्या काम करो, 3 5 2 का एलसीएम ले लो। ठीक है, और जो एलसीएम आ जाएगा उसको यहाँ पे मल्टीपल करना है। क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम, 5 3 जार 15 इंटू 2 क्या होता है 30, तो मल्टीपल 30 मल्टीपल 30 मल्टीपल 30, है ना। तो ये आएगा 3 1 जार 3 10 जार, उसके बाद 5 1 जार 5 6 जार, उसके बाद 2 1 जार 2 15 जार। तो फाइनल आंसर क्या मिला, A/40 बराबर B/6 4 जार 24 बराबर C/5 5 जार 25, ये आ जाएगा 75। तो फाइनल आंसर क्या मिला, 40:24:75। यहाँ से भी कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, तो इसका ये फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये कुछ परसेंटेज पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर डिवाइड रैशनल नंबर्स इंटीजर्स में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें करना है वो देखो, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन, अब हमको ये तो बेसिक था। ठीक है, अभी तक जितना आपने समझा A:B:C किस तरीके से निकाला जाता है, A:B:C D किस तरीके से निकाला जाता है, और अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो इनको किस तरीके से आपको करना है वहाँ पे। ठीक है, अब आएंगे मेन क्वेश्चंस पे। हम आज 2-4 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। फिर देखो पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप पे बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। रेशो ऑफ टू नंबर्स, रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5
if both numbers are increased, if both numbers are increased by 4, the ratio become 5:6. 5:6. What is the sum of two numbers? What is sum of टू नंबर्स? आपको क्या बोलना है कि वो सम ऑफ टू नंबर्स क्या है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, यहीं से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आपको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वहां पे भी मिलेगा, बस रेशियो या फिर नंबर मतलब थोड़ा बहुत उधर इधर होगा, ठीक है। अब देखो रेशियो ऑफ टू नंबर्स, आपके पास दो नंबर्स है, एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, मुझे नहीं पता, ठीक है। आप वैसे भी लिख सकते हो, लेट फर्स्ट नंबर भी, लेट सेकंड नंबर भी, ठीक है, आप वैसे भी लिख सकते हो। अच्छा, इनका रेशियो क्या है? 4:5, 4:5, ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा, ये जो रेशियो है ये किसी ना किसी का हिस्सा तो होगा, है ना, तो यहाँ पे 4x और 5x करेंगे हम, और ये भी मैंने आपको समझा ये x क्या होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 10 रुपीज़ है, अगर मैं इसको रेशियो में डिवाइड करूँगा 2:3 में, तो ये है 2x, ये है 3x, इन दोनों का सम 2x + 3x किसके बराबर आएगा? 10 के बराबर, मतलब 5x किसके बराबर आएगा? 10, मतलब x किसके बराबर आएगा? 10/5 = 2। तो ये रेशियो में x ये उसका एक हिस्सा रहता है, ठीक है। तो 4x बिल्कुल एक नंबर बन जाएगा, 4 रेशियो है, 5 रेशियो है, लेकिन 5x कंप्लीटली वो नंबर बन जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। ये बोथ नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 4, अगर दोनों को आप इंक्रीज कर रहे हो बाय 4 से, अगर आप +4 दोनों में इंक्रीज कर रहे हो, रेशियो क्या बन रहा है? रेशियो बन रहा है 5:6, और ये रेशियो 5:6 है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, मैं दोनों मेथड्स दिखाऊंगा आपको, एक तो मतलब कन्वेंशनल मेथड, ठीक है, लेट द नंबर बी 4x एंड 5x, ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसी से समझो क्योंकि ये शॉर्टकट भी है, सारे क्वेश्चंस इसी से निकल जाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। अगर रेशियो की बात करेंगे, रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है? 4 + 1 5, 5 + 1 6, रेशियो के हिसाब से +1x बढ़ रहा है ना। रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है? +1, लेकिन एज पर क्वेश्चन कितना बढ़ रहा है? 4। तो क्या मैं बोल सकता हूं यही 1x किसके बराबर है? यही 1x किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं x बराबर है 4 के? क्या मैं बोल सकता हूं x का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 4 के बराबर, ठीक है, क्योंकि रेशियो के हिसाब से +1 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से +4 हो रहा है, तो ये फिर इसके बराबर है ना। रेशियो के हिसाब से ये +1 से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाय नंबर बाय क्वेश्चन ये इंक्रीज हो रहा है +4 से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यही 1x किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यही x किसके बराबर है? 4 के। देयरफॉर अब मुझे क्या निकालना था? व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स? तो सम ऑफ टू नंबर्स, आपके पास दो नंबर्स कौन कौन से थे? 4x और 5x। तो 4x + 5x का आपको सम निकालना है, तो ये आ जाएगा 9x, और 9 × x का वैल्यू क्या आ गया? 4। तो आंसर क्या मिलेगा? 36। क्या मिला? 36। ये तो पहला मेथड है जो शॉर्टकट है, ठीक है, जिससे मतलब आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपके हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा। अब आ जाएंगे वो, फिर से मैं रिपीट करूँगा। आपके पास दो नंबर्स है और वो रेशो दिया गया है क्या? 4। मैं बोलूँगा लेट द फर्स्ट नंबर बी 4x एंड सेकंड नंबर बी 5x, ठीक है। पहला नंबर है आपका 4x और दूसरा नंबर क्या है? 5x। पहला नंबर है 4x, दूसरा नंबर क्या है? 5x। और जब दोनों को इंक्रीज किया जाता है, जब 4x
अच्छा ये रेशो में है, अगर मुझे इनको रेशो में लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ 4x डिवाइडेड बाई 5x, है ना। अभी तो ये रेशो है 4x/5x, है ना। और जब दोनों को इंक्रीज किया जाता है +4 से, तो रेशो क्या बन जाता है, रेशो बन जाता है आपका 5:6। क्या बन जाता है आपका 5:6, है ना। रेशो क्या बन जाता है आपका 5:6। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6 इंटू 4x + 4 बराबर 5 इंटू 5x + 4। तो ये आ जाएगा 6 4 ज़ा 24x + 24 बराबर आ जाएगा 25x + 20। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25x - 24x बराबर आ जाएगा 24 - 20। तो ये आ जाएगा x का वैल्यू बराबर 4, और यहाँ से भी आपका x का वैल्यू क्या आया था 4 के बराबर आया था, है ना। यहाँ पे भी आपका x का वैल्यू 4 के, उसके बाद आपको वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 4 आया, देयरफॉर 4 इंटू 4 आ जाएगा 16, उसके बाद ये आ जाएगा 5 इंटू 4 ये आ जाएगा 20। इन दोनों को जब आपस में क्या काम करना है, सम करना है, तो इनको आपस में प्लस करके क्या बन जाएगा 36। यहाँ से भी आपका आंसर 36, यहाँ से भी आपका आंसर 36। लेकिन बेस्ट मेथड यही है, क्योंकि इससे ये तो इजी भी है और जल्दी भी हो जाता है, और आपको बिल्कुल इजीली समझ आता है। ठीक है, इसको लिखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपने लिखा होगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे भी आता है, वहाँ पे सैलरी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 9:8, and their monthly expenditure is in the ratio of 7:6. If each of them saves rupees 8,000 per month, find sum of their monthly income। देखो ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो रेशो ऑफ मंथली इनकम ऑफ राम एंड श्याम। सबसे पहले ये समझो आप, अगर आपके पास इनकम है, ये इनकम किसके बराबर होता है, आपने कितना खर्च किया इसमें से प्लस आपने सेव कितना किया, है ना। ये तो सबको पता होगा, है ना, और ये इजी भी है समझना। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपीज़ कमाया है, उसके बाद इसमें से अगर आपने फॉर एग्जांपल 70 खर्च किए, मतलब एक्सपेंडिचर किया है, क्या किया एक्सपेंडिचर, तो आपने सेव कितना किया होगा 30 किया होगा सेव, है ना। अगर आपके पास इनकम 100 रुपीज़ है, 100 में से अगर आपने 70 रुपीज़ को खर्च किया है, तो सेव कितना किया होगा 30 रुपीज़। अच्छा, अगर उल्टा मैं बोलूँगा, अगर मैं बोलूँगा कि आपका एक्सपेंडिचर 70 है और महीने का 30 रुपीज़ सेविंग है, तो इनकम कितनी है, आप बोलोगे 70 + 30। ठीक है, अगर मैं तीसरा क्वेश्चन बोलूँगा कि आपके पास 100 रुपीज़ इनकम है, 30 रुपीज़ आप सेव कर रहे हो,
तो खर्च कितना किया होगा, आप बोलोगे 70। ठीक है, बात एक ही है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब सेम क्वेश्चन इसने रेशो में दिया है, अब इसे नंबर्स में नहीं दिया है, एक्चुअल फिगर इसने नहीं दी है, इसने रेशो में दिया है। क्या रेशो दिया है, रेशो ऑफ मंथली इनकम ऑफ राम एंड श्याम। ये है राम, ये है श्याम। ठीक है, और इनका क्या दिया है, इनकम, इनका क्या दिया है, इनकम। मैं दोनों मेथड दिखाऊंगा इसमें। रेशो क्या है इनकम का, 9:8। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा कि, मैं बोलूंगा कि राम जो है ये कमाता है 9x और श्याम कमाता है 8x। x क्या है, इनकी सैलरी है। ठीक है, अब ये रेशो नहीं बन गए, अब एक हिस्सा, अब एक कंप्लीट एक सैलरी बन गई। अगर सिर्फ 9 और 8 की बात करेंगे वो रेशो है, अगर 9x की बात करेंगे वो इनकी सैलरी बन गई। ठीक है, देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज, अब ये कुछ खर्च भी इसमें कर रहे हैं, और कितना खर्च कर रहे हैं वो भी रेशो में है, 7:6। रेशो में 7:6 खर्च कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि ये खर्च कर रहे हैं 7x और 8x। ठीक है, अच्छा, अभी जब मैंने आपको ये बोला था कि आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, आपने इसमें से खर्च जो किया है, आपने 60 रुपीज़ को खर्च किया, आपके पास कितना बचा बताओ। आप बताओगे सर 40 रुपीज़ मैंने सेव किए हैं। आपके पास इनकम 9x है, आपने खर्च किया है 7x, आपने सेव कितना किया, फिर आप बोलोगे सर मैंने +2x को सेव किया है। अगर आप यहां से देखोगे, आपने खर्च, आपके पास इनकम 8x है शाम को, और ये खर्च कर रहा है 6x, तो बचाया कितना है, आप बोलोगे सर इसने भी बताया बचाया है 2x, जिस तरीके से आपने यहाँ पे बताया। ठीक है, ये तो रेशो की बात है। अब आएंगे क्वेश्चन पे। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹8,000 पर मंथ, अगर दोनों इसमें से, ये भी 8,000 सेव कर रहा है, ये भी 8,000 को सेव कर रहा है, हमें बोलना है बाद में कि, चलो बाद में जो भी क्वेश्चन है बाद की बात है। अच्छा, रेशो में ये कितना सेव कर रहे हैं, 2x, लेकिन एक्चुअली में अगर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, ये कितना सेव कर रहा है, 8,000, तो क्या मैं बोल सकता हूं यही 2x किसके बराबर है, 8,000। क्या मैं बोल सकता हूं x बराबर है 8,000 डिवाइडेड बाई 2, यही आ जाएगा 4,000। ये तो x का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन अब कुछ भी हो, इनकी इनकम क्या है, ये कितना सेव करते हैं, ये कितना एक्सपेंडिचर करते हैं एक्चुअल फिगर में। ठीक है, तो इससे आपका हर एक क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इनकी इनकम कितनी है, आपके पास है x का वैल्यू, इनकम कितनी है, तो राम की इनकम कितनी है, 9x, तो x का वैल्यू किसके बराबर आया, 4,000 के बराबर, तो राम की इनकम कितनी है, 36,000। ठीक है, अच्छा, अगर शाम की बात करेंगे, शाम के पास इनकम क्या है, 8x, और 8x मतलब 8 × 4,000, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 32,000। देखो पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है, इसी पे मैं 5-6 क्वेश्चन आपको बोलूँगा। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि उनकी इनकम कितनी है इंडिविजुअली। ये भी पूछा जा सकता है कि राम की इंडिविजुअली इनकम क्या है, 36,000। श्याम की इंडिविजुअली इनकम क्या है, 32,000। ये भी पूछा जाएगा कि राम की इनकम श्याम से कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 4,000 ज़्यादा है। ठीक है, 36 - 30, ये ले रहा है 36,000, ये ले रहा है 32,000, तो ज़्यादा किसकी है, राम की है, और कितना ज़्यादा ले रहा है, 4,000 ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ये कितना करते हैं, आप करोगे 7x का वैल्यू है आपके पास, 7 × 4 28, तो 28,000 राम एक्सपेंडिचर ये खर्च कर रहे हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कितना बचाता है फिर ये, आप खुद ही देखो, 2 × 4 8,000 है ना, 8,000 ये बचा रहा है ना, ये एक्सपेंडिचर कर रहा है 6x मतलब 6 × 4 24,000, तो ये भी कितना बचा रहा है, 8,000, सेम जो आपने यहाँ पे देखा था। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन क्या था, फाइंड सम ऑफ देयर मंथली, दोनों का सम निकालना था, तो दोनों का सम निकालो। यहाँ पे ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 8, और ये आ जाएगा 68,000 रुपीज़ दोनों की इनकम है।
ये मेथड बेस्ट है, इससे आपको आपके 2-4 क्वेश्चन निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार उतारो और एक क्वेश्चन करेंगे इसी पे। हाँ, कभी कभी आपको क्या हो जाएगा कि देखो ये तभी मैंने लिया बराबर इसके जब यहाँ भी 2x मिला, यहाँ भी 2x मिला। कभी कभी क्वेश्चन में आपको यहाँ 2x और यहाँ 2x नहीं मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। अगर डिफरेंट वैल्यूज मिला तो आप ये नहीं कर सकते हो, फिर आपको इनको बनाना पड़ेगा बराबर। जब ये बराबर होंगे तभी आप ये सब कर पाओगे। ठीक है, तो इनको बनाने के लिए भी मैं आपको एक तरीका दिखाऊंगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आप इसको उतारो, ये बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे करेंगे हम, वो लास्ट क्वेश्चन होगा, कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे। Next question. Two numbers are in the ratio of 9:7, 17. ये 17. When 45 is added, when 45 is added when 45 is added in each number, then ratio becomes 3:4. Find difference between both initial numbers. देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल अच्छे से समझना इसको। ठीक है, आपके पास 2 नंबर्स है और उनका रेशो दिया गया है 9:17। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा कि मैं बोलूँगा ये है 9x, वो नंबर कोई भी नंबर है, और ये क्या है, वो नंबर 17x। ठीक है, यहाँ तक चलो। When 45 इज एडेड, जब इसमें 45 ऐड होता है तो रेशो क्या बन जाता है आपका, द रेशो बिकम्स 3x और 4, मतलब 4x। क्वेश्चन बस इतना है, और मुझे बोलना है कि वो इनिशियल नंबर्स क्या है, इनिशियल नंबर 9x है, इनिशियल नंबर 17x है, लेकिन मुझे निकालना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और देखो इससे ये भी बोला है कि एक्चुअली में नंबर कितना ऐड होता है, 45। अब देखो ध्यान से, अगर रेशो की बात करेंगे, इसमें कितना ऐड हो रहा है, जो है 9x बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे 9 और 3x, मतलब यहाँ पे 6x का डिफरेंस है ना, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे है 13x का डिफरेंस, है ना। डिफरेंस कितना है, 13x। क्या आपको 6x और 13x, क्या है 6x और 13x बराबर है आपस में, नहीं है। अभी तक 2 क्वेश्चन जो किया था वहाँ पे सेम टू सेम आपको मिल रहा था, यहाँ पे सेम टू सेम नहीं मिलेगा, और हम ये नहीं बोल पाएंगे कि क्या 6x बराबर है 45 या 13x बराबर है 45। इसने बोला है, फिर से क्वेश्चन रिपीट करूँगा, अगर आपके पास 9:17 कोई भी नंबर है और जब हम उसको 45 ऐड करते हैं तो नया रेशो बनता है 3:4। जब 45 दोनों में ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो नंबर्स डिफरेंट है। अब क्या करेंगे, नंबर्स को सेम लाने के लिए क्या काम करना है, देखो ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से इसको याद रख लेना, बार बार देखना इसको। अगर आपको समझ नहीं आएगा 2-3 बार देखना, फिर आपको समझ आएगा। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो ये 1 में यहाँ पे भी मल्टीपल करूँगा, यहाँ पे भी 1 मल्टीपल करूँगा। ठीक है, जो यहाँ पे डिफरेंस मिला 3 और 4 के बीच में जो डिफरेंस मिला। अच्छा, 9 और 17 के बीच में डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर 8 है। तो मैं क्या काम करूँगा, ये मैं नीचे यहाँ पे भी मल्टीपल करूँगा, यहाँ पे भी मैं मल्टीपल 8 करूँगा। अब फाइनल रेशो क्या बना, 17 × 1 क्या होता है, 17x,
और यहाँ से क्या मिलेगा, 4 × 8 क्या होता है 32x। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 9 × 1 क्या होता है 9x, और यहाँ से 3 × 8 क्या होता है 24x। ठीक है, 24x। ठीक है, ये नया रेशो आपका बन गया 9x = 17x, 24 = 32। अब देखेंगे डिफरेंस आ रहा है सेम कि नहीं। अब देखो 17 और 32 में कितना डिफरेंस आ रहा है, बताओ 17 और 13 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 32 में कितना डिफरेंस आ रहा है, या 32 और 17 में कितना डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है ना, ये 17 का डिफरेंस नहीं, 17 का नहीं है, सदा सदा के चौहत्तर, 15 का डिफरेंस है ना, 15 का डिफरेंस है बिल्कुल, है ना। 32 में से जब 17 को निकालेंगे तो 15 का डिफरेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 24 और 9 में कितना है, यहाँ पे भी 15 का डिफरेंस है। अब आया सेम, यहाँ भी 15x मिला, यहाँ भी 15x मिला। जब आप 9x को रेशो में 15x प्लस करते हो तो आपका रेशो, नया रेशो बन जाता है अब 24। जब आप 17x में 15x प्लस करते हो तो नया रेशो बन जाता है 32। ठीक है, लेकिन यही 15x किसके बराबर है, यही बराबर है 45 के बराबर, और x बराबर है 45 डिवाइडेड बाई 15, x बराबर है 3। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसके रिगार्डिंग, आप वो निकाल पाओगे। पहला क्वेश्चन इसी का करेंगे, फाइंड डिफरेंस बिटवीन बोथ इनिशियल नंबर्स। तो पहला नंबर क्या है, अब फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है ये 9x, है ना। तो 9x मतलब 9 × x का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये आ जाएगा 9 × 3 27। तो सेकंड नंबर किसके बराबर आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा 17x। तो 17x मतलब 17 × 3, तो ये आ जाएगा 7 3 21, 3 1 3 तो 51। तो दो नंबर्स आपको कौन से मिले, 27 और 51। और इनका डिफरेंस अगर आपको चाहिए तो 51 - 27, आप देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 4 - 2 25। तो इसका डिफरेंस, तो therefore difference between first number and second number will be equivalent to 51 - 27 will be equivalent to 25। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे 9x 3x 17x 4x का डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप था जहाँ पे आपको सेम डिफरेंस नहीं मिलता है। अच्छा, अब देखो इसके रिगार्डिंग अगर आपको ये मिलेगा कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन बोथ फाइनल नंबर्स। अब इनिशियल की बात नहीं है, फाइनल। फाइनल आप कौन सा लोगे, ये 24 और ये 32। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आया होगा समझ। ठीक है, रेशो एंड प्रपोर्शन ज़रूरी है समझना, क्योंकि इससे आपका एज भी निकल जाएगा, जो भी एज पे क्वेश्चंस आते हैं। परसेंटेज भी निकलता है कभी कभी, या फिर एवरेज के क्वेश्चंस भी इस पे आते हैं तो वो भी निकलता है। रेशो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज को दोनों को बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो एवरेज के होते हैं, एज के होते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस के होते हैं, टाइम एंड वर्क के होते हैं, या फिर एवरेज, जो भी बाकी सारे चैप्टर्स है वो इनमें आ जाता है। ठीक है, तो रेशो एंड प्रपोर्शन को आप अच्छे से समझ लो, और इससे गारंटी के साथ हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये मेथड कितना ज़रूरी है। एक दो बार इसको देख लो, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन। आई